दोस्तों नमस्कार। किताबी दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किताबी दुनिया में आज हम आपके लेकर आए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी, जिसे बाद में हिंदुस्तान की कहानी के नाम जिसका अनुवाद किया गया, उसका एक अंश, और इस अंश का शीर्षक है हिंदुस्तान की ताकत और कमजोरी। आजकल हिंदुस्तान की ताकत का जो ढिंढोरा है वो बार बार पीटा जाता है कि हम कहाँ कहाँ पर हमारी ताकत बढ़ रही है, जबकि वास्तविकता ये है कि हम अंदर से बहुत कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। इस कमज़ोरी को आप आए दिन महसूस कर रहे हैं और पिछले दिनों की जो घटनाएं हैं वो इस बात का सबूत भी हैं। हम अपने पुरखों से बहुत कम सीखते हैं, ये यूँ भी कह सकते हैं कि हम उनसे सीखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारी उनके साथ एक अदावत लगातार चल रही है। 14 नवंबर का चाचा नेहरू का जन्मदिन है और इस मौके पर हम उनको याद करते हुए किताबी दुनिया की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम चाहते हैं कि एक बार फिर से हम सभी को पंडित नेहरू की जो राइटिंग्स हैं उनको पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए कि आखिर में उनके जो सपने थे, उनके समय के जो संघर्ष थे वो क्या थे। तो आइए सुनते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया का एक अंश, हिंदुस्तान की ताकत और कमजोरी। हिंदुस्तान की ताकत और उसके ह्रास या उतार के कारणों की खोज एक लंबी और टेढ़ी खोज है। फिर भी इस उतार के कारण काफ़ी जाहिर हैं। तकनीक की दौड़ में वह पीछे पड़ गया और यूरोप, जो बहुत ज़माने से कई बातों में पिछड़ा हुआ था, तकनीकी तरक्की में नेता बन बैठा। तकनीक की इस तरक्की के पीछे विज्ञान की भावना थी और थी एक खुदबुदाती हुई जिंदगी, जिसने अपने को बहुत से क्षेत्रों में और खोज की साहसी यात्राओं में जाहिर किया था। नई तकनीक की जानकारी ने यूरोप के देशों की फौजी ताकत को बहुत बढ़ाया और उनके लिए यह मुमकिन हो गया कि पूरब में फैल कर वे वहाँ के मुल्कों पर कब्जा कर सकें। ये सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं बल्कि सारी एशिया की कहानी है। ऐसा हुआ कैसे, ये बता सकना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि दिमागी फुर्ती में और यंत्रों के हुनर में पुराने ज़माने में हिंदुस्तानी पिछड़े न थे। ज्यों-ज्यों की सदियां गुजरती हैं, हम इस हुनर का रफ्ता रफ्ता उतार देखते हैं। ज़िंदगी और बड़े बड़े कारनामों के लिए उमंग घट जाती है, रचनात्मक शक्ति का लोप होता है और उसकी जगह पर नक्काली आ जाती है। जहां विजयी और इनकलाबी विचारों ने कुदरत और दुनिया के राजों को भेदने की कोशिशें की थीं, वहां अब लफाज टीकाकार अपनी टीकाओं और शहरों को लेकर आते हैं। शानदार कला और मूर्तियों की जगह अब हमें मिलते हैं पेचीदा खुदाई के काम, जिनमें विस्तार तो बहुत है लेकिन कल्पना या दस्तकारी के शान दिखाई नहीं देती। भाषा की शक्ति, संपन्नता और पुरजोर सादगी जाती रहती है और उनकी जगह बहुत संवरी हुई जटिल साहित्यिक रचनाएं ले लेती हैं। वह जोशीली जिंदगी और साहस के लिए उमंग, जिसके बूते पर लोग दूर दराज के मुल्कों में हिंदुस्तानी संस्कृति के कायम करने की योजना किया करते थे, एक संकीर्ण कट्टरता बनकर मात्र रह जाती है, जो समुंदर की यात्रा तक की मनाही कर देती है। जिज्ञासा की तर्कपूर्ण भावना, जिसे हम पुराने ज़माने में बराबर पाते हैं, वह जिसकी वजह से विज्ञान की और भी तरक्की हो सकती थी, तर्कहीनता और अंधविश्वास में बदल जाती है। हिंदुस्तानी जिंदगी की धार मंद पड़ जाती है। मुर्दा सदियों के बोझ को जैसे तैसे ढोते हुए लोग मानो गुजरे हुए जमाने में ही रहते हैं। गुजरे हुए जमाने का भारी बोझ उसे कुचल देता है और उस पर एक तरह की बेहोशी छा जाती है। मानसिक मूढ़ता और शारीरिक थकान की ऐसी हालत में हिंदुस्तान का ह्रास हुआ, ये कोई अचरज की बात नहीं है और इस तरह वो जहाँ का तहाँ रह गया, जबकि दुनिया के और हिस्से आगे बढ़ गए। फिर भी यह मुकम्मल या 16 आने सच्चा नक्शा नहीं है। अगर बीच में कोई ऐसा लंबा ज़माना आया होता जब घोर जड़ता या गतिहीनता छा गई होती, तो बहुत मुमकिन है कि इसका नतीजा ये होता कि गुजरे हुए ज़माने से हमारा ताल्लुक़ बिल्कुल टूट गया होता। एक युग का अंत हो जाता और उसके खंडहरों पर कोई नई चीज़ तामीर हो गई होती। इस तरह का बिलगाव कभी नहीं हुआ और यकीनी तौर पर एक सिलसिला जारी है। साथ ही समय समय पर पुनर्जागृति की
कौंधें उठी हैं और इनमें से कुछ बड़ी चमकदार और देर तक बनी रहने वाली रही हैं। सदा इस बात की कोशिश दिखाई दी है कि नए का समन्वय पुराने से किया जाए, कम से कम पुराने के उन हिस्सों से जो इस लायक हैं कि उनकी हिफाजत की जाए। अक्सर वह जो पुराना दिखता है महज बाहरी रूपरेखा में पुराना है, एक तरह का प्रतीक है और भीतरी वस्तु बदल गई है। कोई प्रेरणा ऐसी बनी रही है जो लोगों को ऐसी वस्तु के पीछे ले जाती रही जिसे हासिल करना बाकी है और जो हमेशा नए और पुराने के बीच समन्वय कायम करने की कोशिश में रही है। यही प्रेरणा और ख्वाहिश थी जो उन्हें आगे बढ़ाती रही और उन्हें इस काबिल बनाती रही कि पुराने विचारों को न छोड़ते हुए भी नए विचारों को अपना सकी। जीते जागते और ज़िंदगी में भरे पूरे या कभी कभी परेशान नींद की बड़बड़ाहट जैसी इन युगों में क्या कोई ऐसी चीज़ रही है इसे हिंदुस्तान का स्वप्न कहा जा सके? इसे मैं नहीं जानता। हर एक जाति और हर एक कौम के लोगों को अपने होनहार के मुतालिक कोई विश्वास या कल्पना रही है और शायद हर एक में ये विश्वास कुछ हद तक उसके हक में सच्चा भी है। हिंदुस्तानी होने के नाते खुद मुझ पर इस कल्पना या असलियत का प्रभाव रहा है कि हिंदुस्तान को किसी एक मकसद को पूरा करना है। मैं समझता हूँ कि जिस वस्तु में सैकड़ों पीढ़ियों को निरंतर ढालने की शक्ति रही है उसने अपनी यह कायम रहने वाली शक्ति के किसी गहरे कुएं से हासिल की होगी और उसमें यह सामर्थ्य होगी कि इसे हर युग में नई कर ले। क्या शक्ति का ऐसा कोई कुआं है? और अगर है तो क्या वह सूख चुका है या फिर उसमें ऐसे छिपे हुए सोते हैं जिनसे वह अपने को बराबर भरता रहता है? आज का क्या हाल है? क्या कोई सोते अभी जारी हैं जिनसे अपने को तरोताज़ा किया जा सके और नई ताकत हासिल की जा सके? हमारी कौम एक पुरानी कौम है, या यूँ कहिए कि बहुत सी कौमों का एक अजीब मजमुआ है और हमारी कौमें यादें हमें उस ज़माने तक पहुंचाती हैं जबकि इतिहास का आरंभ हुआ था। क्या हमारा वक्त पूरा हो चुका और हम अपने वजूद के शाम तक पहुंच गए हैं और किसी तरह चैन और नींद हासिल हो? इस ख्वाहिश में बुढ़ों, अपाहिजों और रचना शक्तिहीन लोगों की तरह बस टेरते जा रहे हैं। कोई कौम, कोई जात ऐसी नहीं जो तब्दील न होती रहती हो, बराबर वह औरों में घुलती मिलती और बदलती रहती है। ऐसा हो सकता है कि वह करीब करीब मुर्दा दिखाई दे और फिर इस तरह उठ खड़ी हो जैसे कोई नई जात पुरानी का नया रूप हो। पुराने और नए लोगों में बिल्कुल ताल्लुक टूट सकता है, या यह भी हो सकता है कि विचार और आदर्शों की नई और मजबूत कड़ियाँ उन्हें जोड़ती रहें। इतिहास में न जाने कितनी ऐसी मिसालें हैं कि पुरानी और अच्छी तरह से कायम तहजीबें रफ्ता रफ्ता या यकायक मिट गई हैं और उनकी जगह नई और शक्तिशाली संस्कृतियों ने ले ली है। या ये कोई जीवनी शक्ति है, ताकत का कोई भीतरी सोता है जो किसी तहजीब या कौम को ज़िंदगी देता रहता है और जिसके बगैर सारी कोशिशें बेकार हैं और ऐसी हैं जैसे कोई बूढ़ा आदमी किसी युवक का अभिनय कर रहा हो। आज की दुनिया के लोगों में मैंने 3 में इस जीवनी शक्ति का अनुमान किया है, अमरीकी, रूसी और चीनी लोगों में, और इनका एक अजीब मेल है। अमेरिका के लोग बावजूद इसके कि उनकी जड़ें पुरानी दुनिया में मिलती हैं, नए लोग हैं और उनकी नई कौम है, और इसमें शक नहीं कि वे पुरानी कौमों के बोझों और जटिल विचारों से बचे हुए हैं और उनका हद दर्जे का उत्साह आसानी से समझ में आ जाता है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लोगों की भी यही दशा है। वे सभी बहुत कुछ पुरानी दुनिया से अलग थलग हैं और एक नई जिंदगी उनके सामने है। रूसी नए लोग नहीं हैं, फिर भी उन्होंने बीते हुए युग से पूरी तरह से अपना नाता तोड़ लिया है। उसी तरह जैसे मौत नाता तोड़ देती है, उनका नया जन्म हुआ है इस रूप में कि उसकी इतिहास में कोई मिसाल नहीं। रूसी फिर जवान हो गए हैं और उनमें एक अद्भुत शक्ति और स्फूर्ति आ गई है। वे अपनी कुछ पुरानी जड़ों को खोजने लगे हैं
लेकिन व्यवहार की दृष्टि से वे नए लोग हैं और उनकी एक नई कौम और एक नई तहजीब है। रूस की मिसाल ये दिखाती है कि अगर कोई कौम पूरी कीमत चुकाने के लिए और जनता की दबी हुई ताकत को उकसाने के लिए तैयार है तो वह किस तरह फिर से अपने में नई शक्ति पैदा कर सकती है। बावजूद उसकी भयानकता और डरावनेपन के शायद इस युद्ध का नतीजा हो कि जो जातियां विनाश से बच सकें वे नई जिंदगी हासिल कर लें। चीनी लोग इन सबसे अलग हैं, उनकी कोई कौम नहीं, न उन्हें ऊपर से लेकर नीचे तक परिवर्तन का धक्का सहना पड़ा है। ये सही है कि 7 साल की खूंखार लड़ाई ने उन्हें बदल दिया है। कहाँ तक ये इस युद्ध का नतीजा है, ये दूसरे स्थायी कारणों का, ये दोनों का मिला जुला हुआ रूप है, इससे मैं नहीं जानता। लेकिन चीनी लोगों की जीवनी शक्ति मुझे हैरत में डाल देती है। मैं इस बात की कल्पना नहीं कर सकता कि कोई कौम जिसकी नींव इतनी मजबूत हो मर सकती है। जो जीवनी शक्ति मैंने चीन में देखी वैसी ही कुछ मैंने कभी कभी हिंदुस्तान के लोगों में महसूस की है। ऐसा हमेशा नहीं हुआ है और हर हालत में मेरे लिए तटस्थ होकर विचार करना मुश्किल है। शायद मेरी ख्वाहिशें मेरे विचारों को टेढ़ी मेढ़ी शक्ल दे देती हैं, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों के बीच घूमते फिरते हुए मैं बराबर इस चीज़ की तलाश में रहा हूँ। अगर हिंदुस्तान में जीवनी शक्ति है तो उनका कुछ नहीं बिगड़ा है, वे अपना काम पूरा करके रहेंगे। अगर उनमें इसकी कमी है तो हमारी सारी राजनीतिक कोशिशें और हंगामे महज अपने को भुलावे में डालने वाली चीज़ें हैं और ये हमें बहुत दूर न ले जा सकेंगी। मेरी दिलचस्पी इस बात में नहीं है कि हम कोई ऐसी राजनीतिक व्यवस्था पैदा करें जिससे हम लोग अपना काम कमोबेश पहले जैसा महज कुछ ज़्यादा अच्छी तरह चला सकें। मैंने अनुभव किया है कि हमारे लोगों में एक दबी हुई शक्ति और योग्यता का बड़ा भंडार है और मैं चाहता हूं कि यह खुल जाए और हिंदुस्तानी अपने में नए जोश और नई फुर्ती का अनुभव करें। हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है कि वह दुनिया में दूसरे दर्जे का काम नहीं कर सकता। या तो वह बहुत बड़ा काम करेगा या उसकी कोई पूछ न होगी। बीच की कोई हालत मेरे लिए कोशिश नहीं रखती, न मैं यही समझता हूँ कि बीच की कोई हालत असली सूरत रख सकती है। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए पिछली चौथाई सदी की लड़ाई और अंग्रेज़ी सरकार से मोर्चा लेने में मेरे मन में और बहुत से और लोगों के मन में जो ख्वाहिश रही है वह इसकी जीवनी शक्ति को फिर से जगाने की ख्वाहिश रही है। हमने समझा कि कोशिशों और खुशी खुशी उठाई गई तकलीफ़ों और कुर्बानियों के जरिए खतरे और जोखिम का सामना करते हुए जिस बात को हम बुरी और बेजा समझते हैं उससे बर्दाश्त करने से इनकार करके हम हिंदुस्तान में उत्साह पैदा करेंगे और उसे लंबी नींद से जगाएंगे। अगरचे हम हिंदुस्तान की अंग्रेज़ी हुकूमत से बराबर मोर्चा लेते रहे, हमारी आंखें हमेशा अपने लोगों की तरफ रही हैं। राजनीतिक नफ़े की कीमत इससे ज़्यादा न थी कि वह हमारे इस खास मकसद को पूरा कर सके। चूँकि यह मकसद हमारे सामने रहा, हम अक्सर सियासी मैदान में इस तरह पेश आते रहे जिस तरह कोई भी कूटनीति तक अपने को महदूद रखने वाला राजनीतिज्ञ पेश नहीं आ सकता और विदेशी और हिंदुस्तानी आलोचक हमारी ज़िद और हमारी बेवकूफ़ी की तरीक़ों पर ताजुब करते रहे। हम लोगों ने बेवकूफ़ी की या नहीं ये तो आगे का इतिहास ही बता सकेगा। हमने अपने मकसदों को ऊंचा रखा और हमारी निगाह दूर की चीज़ों पर बनी रही। अगर मौके से फ़ायदा उठाने वाली कूटनीति की नज़र से देखा जाए तो शायद हमने अक्सर बेवकूफ़ियाँ की, लेकिन हमने अपनी आंखों के आगे से अपने खास मकसद को ओझल न होने दिया और हमारा यह मकसद सारे हिंदुस्तान के लोगों को उनकी चेतना और आत्मा को जगाना था और यकीनी तौर पर उन्हें अपनी ग़ुलामी और गरीबी की हालत से आगाह करना था। दरअसल हमारा मकसद उनमें एक अंदरूनी ताकत पैदा करना था, ये जानते हुए कि और बातें खुद ब खुद आ जाएंगी। हमें पीढ़ियों की ग़ुलामी और एक मगरूर विदेशी ताकत की अधीनता को मिटा देना था। दोस्तों, ये रहा डिस्कवरी ऑफ इंडिया का एक अंश
जिसका पाठ करना आज के समय में बहुत मौजू है, क्योंकि हिंदुस्तान की जो स्थितियां बनी हुई हैं उसे देखते हुए बार बार हमको अपने नायकों से जुड़ना होगा और नेहरू और गांधी की उन बातों को सही संदर्भों में समझना होगा। शुक्रिया।